नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे। ऐसा पहली बार होगा जब आदिवासी बहुल राज्य छत्तीसगढ़ में कोई आदिवासी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। दोस्तों, विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने के मायने राजनैतिक रूप से, वोट बैंक की राजनीति के रूप से और आदिवासियों के बदलते हुए वोटिंग पैटर्न के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा है। खासकर ऐसे समय में जब भारत देश को पहली बार कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में मिली हो, द्रौपदी मुर्मू। इस समय भारत देश में 3 अहम संवैधानिक पदों पर आदिवासी समुदाय से जुड़े हुए लोग आसीन हैं। राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और झारखंड के शिबू सोरेन के बेटे। तो दोस्तों, आदिवासी समुदाय, जिसके लिए आमतौर पे लोगों के बीच में यह परसेप्शन है कि ये तो सिर्फ रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं, वो जब संवैधानिक बड़े पद पर बैठते हैं तो एक लार्जर पर्सपेक्टिव में एक अलग मैसेज जाता है। कम्युनिटी में एक हिम्मत बनती है कि वो कम्युनिटी अब पावर में आ रही है, एक अच्छी पोजीशन पर आ रही है। दोस्तों, साल 2014 के बाद देश की राजनीति में आदिवासियों की वोटिंग पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी की इस वोट बैंक में ऐसी सेंध लगा चुकी है और यहां तक आगे बढ़ चुकी है कि कांग्रेस पार्टी के लिए अब एक बार फिर आदिवासी वोट बैंक में अपनी जगह बना पाना यह एक मुश्किल काम होगा, मेहनतकश काम होगा। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं भारत देश में बदलती हुई आदिवासियों की वोटिंग पैटर्न, बीजेपी का बढ़ता हुआ ग्राफ और कांग्रेस की ढहती हुई इस वोट बैंक के बारे में। हम बात करेंगे तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ। और शुरुआत करते हैं हम कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक्स के साथ जो आपके लिए यह एपिसोड समझने से पहले जरूरी है जानना। दोस्तों, भारत देश में कुल 8.6% शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है। इस समय देश में 412 ओपन कैटेगरी की सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें से 84 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए और 47 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित हैं, यानी आदिवासियों के लिए 47 सीटें। वहीं पूरे देश में विधानसभा की 4033 सीटें हैं, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। इसमें से 545 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित हैं। इस समय भारत में लगभग 30 जितनी ट्राइबल पार्टियां चुनावी मैदान में कूदती हैं, बल्कि उससे कुछ ज्यादा ही हैं, लेकिन अधिकांश पार्टियां नॉर्थ ईस्ट में चुनाव लड़ती हैं। और जो सबसे बड़ी पार्टियां इसमें से है वो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, बीटीपी गुजरात और बीएपी राजस्थान। इसमें से झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने दम पर झारखंड में सत्ता बना चुके हैं। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। गौर करने लायक कुछ आंकड़े और भी हैं। नॉर्थ ईस्ट में अधिकांश आदिवासी ट्राइब्स रहते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अलावा इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे आदिवासी वोट बैंक बहुत बड़ी संख्या में है। हम उस पर भी एक नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ में 30.6% शेड्यूल्ड ट्राइब के वोट हैं। झारखंड में 36.8%, मध्य प्रदेश में 21%, गुजरात में 14.8% और नॉर्थ ईस्ट में, जैसा मैंने कहा, कई सारे हैं। तो कुल मिलाकर देश में
कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें आदिवासी वोट जो है वो बहुत ही की फैक्टर्स हैं। आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में एक दलित, दूसरे लघुमती और तीसरे आदिवासी, ये तीन मजबूती के साथ खड़े हुए थे। इन तीनों के कॉम्बिनेशन की वजह से कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी हमेशा सत्ता में बनी रही, केंद्र में भी और कई सारे राज्यों में भी। लेकिन इन सालों में आदिवासियों का कितना डेवलपमेंट हुआ ये आपकी नजर के सामने है। नतीजतन चुनाव दर चुनाव कांग्रेस पार्टी का आदिवासियों के बीच में जो जनाधार है वो लगातार कम होता गया, गिरता गया। साल 2014 का चुनाव एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हम मान सकते हैं, क्योंकि ये वो साल है जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एसटी वोट्स 10% कम मिले, जबकि बीजेपी को ज्यादा मिले। नतीजा यह रहा कि पूरे देश में जो 47 जितनी एसटी की आरक्षित सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी को इसमें से सिर्फ 3 सीटें मिली और बीजेपी को कहीं ज्यादा मिली। कांग्रेस पार्टी को इससे पहले 2009 के चुनाव में इन 47 में से लगभग 20 सीटें मिली थी। तो ये एक बहुत बड़ा वोट पैटर्न जो है वो शिफ्ट हमें देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का ग्राफ लगातार आगे बढ़ता गया इन 47 सीटों पर। 2009 में 14 सीटों पर एसटी के लिए आरक्षित 14 सीटों पर बीजेपी जीती। 2014 में यही ग्राफ बढ़ गया, 24 सीटें हुई और 2019 में 31 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। बीजेपी का जैसे लोकसभा में प्रदर्शन रहा वैसा ही उनका प्रदर्शन विधानसभा में भी रहा, अच्छा प्रदर्शन किया। हाल ही में जो 4 राज्यों में चुनाव खत्म हुए, यानी कि 5 राज्य वैसे तो हम कहेंगे, लेकिन जो 4 बड़े राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना, इसमें कुल मिलाकर के एसटी की 113 सीटें थी। इसमें से बीजेपी ने 53 जीती, कांग्रेस 52 जीती, बीआरएस 3 और अन्य को 5 सीटें मिल पाई। यानी कि एक बहुत बड़ा जो शेयर है वो बीजेपी ले गई। खासकर छत्तीसगढ़ में जहां पर 29 शेड्यूल्ड ट्राइब की सीट्स हैं, उसमें से 17 सीट बीजेपी ने जीती। बहुत बड़ा शेयर इसे हम कह सकते हैं। और शायद इसी वजह से बीजेपी को हमेशा यह कहा जाता है कि वो मेजॉरिटी अपीजमेंट करती है। जहां पे जिस मेजॉरिटी कम्युनिटी की संख्या ज्यादा हो उसे आगे बढ़ावा देती है। लगभग वही पॉलिसी हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिली। यहां पर आदिवासी मुख्यमंत्री रहा। वैसे बीजेपी का प्रदर्शन तेलंगाना में घटिया रहा है। यहां पर 12 शेड्यूल्ड ट्राइब की सीटें थी और एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई। दोस्तों, अगर हम इन 5 राज्यों के नतीजों को 2018 के साथ में अगर हम मैच करें तो बहुत बड़ा वोट शेयर कांग्रेस के पास से खिसक के बीजेपी के पास जाता हुआ हमें दिखेगा। ये जो 113 सीटों का आंकड़ा मैं जो आपको गिना रहा हूं, इन सारे राज्यों में कांग्रेस पार्टी इनमें से 72 सीटें जीती थी, 72 सीट्स, और अब आंकड़ा पूरी तरह से गिर गया। दोस्तों, कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा सीधा मुकाबला है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हम महाराष्ट्र भी एक तरीके से कह सकते हैं, हालांकि वहां पे दूसरी पार्टियां हैं। झारखंड में भी एक अधिक पार्टी है। लेकिन ये जिन पार्टियों का, ये जिन स्टेट्स का मैंने नाम लिया, उन सारे स्टेट्स में कांग्रेस के पास एसटी की लोकसभा की एक भी सीट नहीं है। कई राज्यों में जनप्रतिनिधित्व
एसटी कम्युनिटी का कांग्रेस के झंडे के नीचे नहीं है। दोस्तों, यही चिंता का विषय है इस समय कांग्रेस पार्टी के लिए कि उनका जो ओरिजिनल वोट बैंक था, यानी कि दलित, आदिवासी और माइनॉरिटी, इसमें से ये आदिवासी यहां से पूरी तरह से जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आखिर इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर इस बदलते हुए सारे वोट ट्रेंड के लिए अगर श्रेय ले ले तो यह पूर्ण रूप से ठीक नहीं होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले लंबे समय से आश्रम विद्यालय, कल्याण, वनवासी कल्याण आश्रम, एकल विद्यालय, ऐसे कई सारे घर वापसी कार्यक्रम, ऐसे कई सारे कार्यक्रम आदिवासी इलाकों में लगातार दशकों से कर रहे हैं। लेकिन इतने सारे काम करने के बाद भी आरएसएस आदिवासियों को वोट बैंक में कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के शासन में विदेशी मिशनरियां, उनकी स्कूल्स, उनके सोशल प्रोग्राम्स, इसके चलते आदिवासियों में बड़े पैमाने पर ईसाइयों का दबदबा रहा और चौंकी माइनॉरिटी। ये एक कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी वोट बैंक है। आदिवासी जो है वो कांग्रेस के तरफ हमेशा इंक्लाइंड रहे। साथ ही इन सारे इलाकों में अगर आप पूरा का पूरा एक बेल्ट देखें, जो ओडिशा से होता हुआ मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ तक जाता है, ये पूरा का पूरा जो नक्सल प्रभावित इलाका है, यहां पर सरकारी योजनाएं, सरकारी काम नहीं पहुंच पाया। ऐसे में ये सारी आदिवासी वोट बैंक जो है वो कांग्रेस के पीछे थी या फिर लेफ्टिस्ट के पीछे थी। बीजेपी को तो कहीं एक्सेस ही नहीं था, बावजूद इसके कि संघ वहां पे बहुत सारा कार्यक्रम कर रहा था, बहुत सारी योजनाएं लेके आए थे। कई सारे लोगों ने वहां पे, संघ के स्वयंसेवकों ने पूरी जिंदगी काम किया वहां पे। दोस्तों, 2014 के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। हम इसे आमूलचूल परिवर्तन भी कह सकते हैं। यह चित्र पलट गया मोदी सरकार की नीतियों की वजह से। एक योजना है प्रधानमंत्री पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप योजना। इस योजना के तहत 75 ऐसी कम्युनिटी को ढूंढा गया है जो 220 जिलों में बसी हुई है और उनकी आबादी 28 लाख के आसपास है। उनको टेलीकम्युनिकेशन, हाउसिंग, सड़क, पानी, बिजली, गैस, इन सारी अलग अलग चीजों को देने के लिए 24,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इतना सारा काम, इतना बड़ा प्रावधान इससे पहले आदिवासियों के लिए प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं देखा गया। नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलवादियों का आतंक कम हुआ, सड़कें बनी और आदिवासी जो हैं उनके एरिया में डेवलपमेंट काम हुए, जिसकी वजह से एक बार फिर आदिवासियों का परसेप्शन था वो बदलना शुरू हुआ भारतीय जनता पार्टी के प्रति। संघ तो पहले से काम कर ही रहा था, लेकिन अब यहां से बात आगे बढ़ी, सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। जो फॉरेन फंडिंग है उस मामले में केंद्र सरकार पहले ही कड़ाई बरत चुकी है, तो मिशनरीज के प्रोग्राम वहां पर वीक हुए। जबकि सरकारी कार्यक्रम बढ़े, संघ की योजनाएं, संघ के कार्यक्रम बढ़े, नक्सलवादियों का प्रभाव कम हुआ और इसका नतीजा यह निकला कि पूरी की पूरी वोट बैंक जो थी वो शिफ्ट होना शुरू हो गई। दोस्तों, 47 लोकसभा की सीटों में से 31 सीटें अगर पिछले चुनाव में बीजेपी जीत रही है, अभी 16-17 सीटें जो है वो बीजेपी के पास नहीं है, लेकिन बीजेपी जो टारगेट बना के चल रही है कि उन्हें सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने हैं और रिकॉर्ड हाईएस्ट उनको सीट्स चाहिए लोकसभा में,
तो निश्चित तौर पे बीजेपी अपनी योजना और अपने कामों के आधार पे तमाम की तमाम 47 की 47 रिजर्व्ड सीट जीतने का इरादा बना चुकी है, भले पब्लिकली वो इस बारे में कोई खुलासा ना करे। आदिवासी इलाकों में जैसे आप देख सकते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना, हालांकि इन चीजों का विरोध बहुत हुआ शुरुआत में, लेकिन अंत में यह हुआ कि वहां रोजगार बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, उनकी अगुवाई में जो सरकार काम कर रही है, बिरसा मुंडा उनकी जयंती राष्ट्रीय स्तर पे बड़े पैमाने पे मनाई जा रही है, जो पहले उतने बड़े पैमाने पे नहीं मनाई जाती थी। रानी दुर्गावती, इसके अलावा बीजेपी ने अलग अलग इलाकों में आदिवासियों के जो ट्राइबल लीडर्स थे जिन्होंने देश के लिए काम किया था, उनके नाम के चौक बनाए, उनको रिकॉग्निशन दिया। बड़े बड़े नेताओं ने ट्वीट्स किए उनके पक्ष में, और इन सब का एक मैसेज जो है वो कम्युनिटी में बहुत ही स्ट्रांगली गया। और ये जो मैसेज गया है उसका रिजल्ट जो है वो चेंज ऑफ वोटिंग पैटर्न में हमें इस समय देखने को मिल रहा है। दोस्तों, 2024 के चुनाव में क्या ये पैटर्न कंटिन्यू रहता है या नहीं, देखना बहुत दिलचस्प होगा, लेकिन मेरी माने तो ये पैटर्न और भी तेजी से आगे बढ़ेगा। जिस तरह से गुजरात के ट्राइबल इलाकों में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत अच्छे से जीत मिली, अरावली नाम का अलग डिस्ट्रिक्ट बना, डांग नर्मदा अलग डिस्ट्रिक्ट बने, वहां के आदिवासी के इलाकों में बहुत सारे काम हुए। राजस्थान के अंदर भी ट्राइबल सीट जो थी वो कांग्रेस के पास से खिसक के निर्दलियों के पास गई, बीजेपी के पास गई। ये भी एक इंडिकेशन है। दोस्तों, आदिवासी वोट बैंक के ऊपर मैंने जो ये एपिसोड बनाया है, आप क्या सोचते हैं इस पर, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।